हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था हिस्ट्री में, जो आपका सेकंड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसमें ये बताया गया था कि आपको कि जो मूवमेंट है जैसे कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों को कैसे नेशन के प्रति इतना ज़्यादा लगाव होने लगा, ये सारी जो बातें हैं वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको समझाई हुई हैं। तो आज हम जो आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के जो रीजंस थे वो मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में आपको बताए हुए हैं। तो आज हम ये समझते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, ओके, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? तो ये मूवमेंट जो इंडिया में महात्मा गांधी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट में ये चीज़ थी कि नॉन कॉपरेशन, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें हम कॉपरेट ना करें, उनके किसी भी के पार्ट के साथ हम कॉपरेट ना करें। मतलब जो उन्होंने स्कूल बनाई हैं, कॉलेजेस बनाई हैं, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो चीज़ें बनाई गई हैं, अपने जो वैकेंसी निकालते हैं वहाँ पे हम उसमें पार्टिसिपेट ही ना करें, उनके साथ किसी भी चीज़ में हम कोऑपरेट ही ना करें, उनकी तरह स्कूल बनाए गए हैं, जो कॉलेजेस हैं उनमें हम एडमिशन ही ना लें। ओके, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसका रीजंस ये थे कि जो रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसेकर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट हैं, जो पूरा वर्ल्ड नेशनलिज्म की बात कर रहा था, इंडिया स्लेव था ब्रिटिश का। ओके, तो इंडिया को जो स्लेव ब्रिटिश ने बनाया, तो मतलब उसके अगेंस्ट जो लड़ाई है, तो लड़ाई में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला जो मूवमेंट हुआ, जो नेशनल लेवल का जो फर्स्ट मूवमेंट हुआ ना, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उसके पहले भी मूवमेंट हुए लेकिन इतने ज़्यादा लोग एक साथ कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल रहा और इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो पाया। उसका रीजंस ये थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने मास कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनना जा, लोगों के पास जाके उनकी प्रॉब्लम सुनने लगे, ठीक है, मतलब समझने लगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। वो जब महात्मा गांधी कम्स टू इंडिया इन 1960, ओके, एटलीस्ट 1950, जनवरी 1950 महात्मा गांधी कम्स टू इंडिया। जब वो आते हैं तो क्या देखते हैं, वो डायरेक्टली मूवमेंट नहीं करते हैं, पहले वो पूरे इंडिया को समझते हैं, फिर छोटे मोटे जो मूवमेंट करते हैं, अपने चंपारण हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, ओके, फिर जो बारडोली वाला है, ओके, एंड अहमदाबाद मिल मजदूर वाला मूवमेंट है। तो ऐसे छोटे मोटे मूवमेंट करने के बाद वो इंडिया की सिचुएशन को समझते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट करते हैं, उसका नाम होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया? तो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है अगस्त 1920। द मूवमेंट स्टार्टेड इज डेट इन 1920। तो 1920 में मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक एक्ट लाते हैं इंडिया के अंदर, जो अपने उसमें ये बात बताते हैं कि हम जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम लोग को ही वोट कर सकते हैं, मतलब अपने लीडर को वही वोट कर सकते हैं, दूसरा कोई वोट नहीं। तो ऐसे कास्टिज्म के थ्रू या बहुत सारे डिस्क्लोजन लाते हैं, मतलब लोगों के बीच में डिस्कम्युनिकेशन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो इस मूवमेंट में क्या होता है। तो गांधी बिलीव दैट इफ इंडियन डू नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिश द लेटर विल हैव टू लीव इंडिया। मतलब अगर हम उनकी किसी चीज़ में कॉपरेट ही नहीं करेंगे, उनकी किसी की चीज़ में हम उनका साथ ही नहीं देंगे, तो वो कैसे इंडिया के अंदर रहेंगे, वो इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, मतलब उनकी बात ही नहीं मानेंगे। दैट्स क्लियर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको सोचो कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर कोई जो रूल ला रही है तो हम उस रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगी या कुछ उसमें चेंजेस लाएगी। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ऐसे ऐसे लॉ लाती थी लोगों के लिए हार्मफुल होते थे, मतलब इतने ज़्यादा उनको हार्म करते थे। जैसे कि रॉलेट एक्ट है, मतलब कि किसी भी बात के बिना उनको ले जाके जेल में डाल दिया जाना। अगर कोई नेशनलिज्म की बात करता है, अपने कंट्री के लिए कोई अच्छी बात करता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसी चीज़ों के कारण क्या होने लगा कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डर जो होता है ना वो फैलने लगा, मतलब डर का अभाव होने लगा लोगों को। तो इस कारण के थ्रू भी लोगों के बीच में ये सारी डिस्कशन हुई। अब देखो सेकंड बात क्या है, he proposed the people that government titles should be surrendered and the people should resign for civil service। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उन्हें ऑनर दिए गए हैं, जो उनको जैसे कि अभी इंडिया में है ना भारत रत्न,
पद्म विभूषण, ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो भी उसको स्पॉन्सर दिए गए होते हैं ना, जैसे कि जैसे कोई ऑनर दिया गया है, जैसे कि आप बहुत ग्रेट हो, बहुत ग्रेट राइटर हो, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उनको जो टाइटल दिए गए थे, जो उनको ऑनर दिया गया था, उसको उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया के अंदर 23 अप्रैल, आपको याद होगा, ठीक है, कौन सा इंसिडेंट जो हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1990, जलियांवाला बाग मैसेकर। कौन सा था? जलियांवाला बाग मैसेकर। वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ कि उस इंसिडेंट के बाद ऑल ओवर इंडिया में जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट होने का मेन रीज़न तो यही है। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके बाद तो पूरी दुनिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर आक्रोश, जो गुस्सा फैल गया, मतलब गुस्सा आने लगा, क्योंकि लोगों को बेवजह इतनी बेरहमी से मारा गया था वहाँ पे। जो जलियांवाला बाग मैसेकर जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया वो पार्ट आप देखना। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद तो ऐसा समझो कि बूस्टर आ गया, इंडिया के लोग हैं उनके अंदर एक बूस्टर आ गया, जो सारे लोग एक इफेक्टफुली, पावरफुली सभी लोग लड़ने लगे। अब देखो आगे क्या होता है। गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट ऑल्सो इंक्लूड इन द बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, मतलब कि उनके द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, मतलब उनके द्वारा जो स्कूल चलाई जा रही हैं, जो दूसरे काउंसिल है, मतलब कि जो उनके द्वारा असेंबली बनाई गई थी, उसको भी बॉयकॉट करने लगे। जैसे भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका था, आपको पता होगा, ये स्टोरी आपने सुनी होगी। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो ये भी इंसिडेंट उसी से रिलेटेड है। और इंक्लूडिंग द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब कि आज भी, मतलब देखा जाए तो मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये आज की बात नहीं है। गांधी जी, महात्मा गांधी ने 1920 में ये बोल दिया था कि मेकिंग इंडिया, जो हम अगर फॉरेन गुड्स को, अगर हम ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने लगे तो हमारी चीज़ें कौन खरीदेगा, कौन बाय करेगा उसको, है ना। जो आज इंडिया अगर वर्ल्ड में उसको सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनना है या वर्ल्ड में सबसे ऊपर जाना है, तो अपनी जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करें। तो ये महात्मा गांधी का ही मैसेज था। जो स्वच्छ भारत मिशन है वो भी महात्मा गांधी का आइडिया था। तो द गांधी को जो समझ सकता है वही समझ सकता है। गांधी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब देखो क्या होता है। द रेवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड इन नागपुर इन दिसंबर 1920। कब पास होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? जो कांग्रेस का क्या होता है, एक स्पेशल एक अधिवेशन होता है, मतलब कि एक इवेंट होता है कांग्रेस का। वहाँ पे क्या होता है, एवरी ईयर एक सेशन होता है। सेशन में उन्होंने पास किया, कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास इन नागपुर इन दिसंबर 1920। तो कहाँ पे पास हुआ था? तो नागपुर में। कब पास हुआ? तो दिसंबर 1920 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। After the movement was launched, thousands of students later left for government school and the colleges in many cities। मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनसे उन्होंने अपना जो LC ले ली, मतलब वहाँ से उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, मतलब छोड़ दिया गया। अब सोचो कि लोग जो हैं वो भी समझने लगे थे कि ब्रिटिश किस तरीके से हमें हार्म कर रहे हैं, किस तरीके से हमें स्लेव बना रहे हैं। मतलब कि कोई बाहर की कंपनी आके अगर यहाँ पे अपना रूल करना स्टार्ट करते तो समझो किस लेवल तक वो हम लोगों को किस लेवल तक परेशान कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। एंड लॉयर गिव अप देयर पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो लॉयर थे उन्होंने भी जो उनके द्वारा जो कोर्ट थी, जो जुडिशरी थी, उसको भी उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि उसके साथ भी हमें कंटिन्यू नहीं करना है, उनके साथ हमें कुछ काम ही नहीं करना है। And the council elections were the boycott in the most provisions expert in Madras where the justice, जो मद्रास के जस्टिस थे, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। तो इसमें क्या हुआ कि जो मद्रास की एक जस्टिस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके इलेक्शंस में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस के अंदर। तो मद्रास के एक जस्टिस थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में। ओके, चलो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। As a part of the movement, the foreign goods were the boycott and the stress was laid on the use of स्वदेशी products। मतलब गांधी जी का ये मैसेज था कि जो हम फॉरेन से जो चीज़ें खरीदते हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं या मतलब जो बाहर की जो चीज़ें हैं उनको जो खरीद रहे हैं, तो हम क्या करें कि जो हमारी स्वदेशी है, मतलब जो मेकिंग इंडिया है, जो हम घर से जो बनाई गई चीज़ें हैं उसका यूज़ करें। अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। दैट्स अ मैसेज ऑफ महात्मा गांधी। And this lead to decline in the important for foreign cloth and gave a boost to the Indian textile industry। और इसके बाद तो क्या हुआ
कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बूस्ट आया, मतलब कि जो इंडिया के जो कपड़े थे या इंडिया के जो लोग थे वो इंडियन कपड़े खरीदने लगे। जैसे कि हमारे जो खादी कपड़े हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा एक मैसेज दिया ना, जो सिंपल कपड़े होते हैं, फिर वो चरखा चलाते हैं महात्मा गांधी, तो वो सारी चीज़ें उनके ये मैसेज इसलिए दिया गया क्योंकि आज इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे है, मतलब इंडिया में, तो इंडिया सेकंड रैंक है क्लोथ में, क्लोथ जो हम पहनते हैं उसमें इंडिया सेकंड रैंक पे है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ओके, अब देखो आगे, द मूवमेंट however slowed down in the cities as a khadi clothes was a more expensive than a mill cloth and the people could not afford to buy it। मतलब कि जो हमारे नॉर्मल कपड़े होते हैं जैसे कि हम आज जो पहनते हैं, उससे जो खादी कपड़े थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। मतलब खादी को स्पेशली महात्मा गांधी ने मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया तक फैला दिया था। ओके, इतने ज़्यादा अच्छे थे, मतलब कि जो दूसरे जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं महंगे, उससे तो खादी सस्ते में मिलते थे। और इतना ज़्यादा मतलब कि मार्केटिंग, मतलब महात्मा गांधी ने इतना ज़्यादा खादी को फैला दिया था, सभी लोग खादी को ही खरीदने लगे, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब देखो, मेनी स्टूडेंट्स एंड द टीचर अगेन ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कूल एंड द कॉलेजेस, देयर वर ओनली हैंडफुल ऑफ इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब दूसरे जो स्टूडेंट थे और टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी खुद अलग से एक इंस्टीट्यूट खोला, इंडियन इंस्टीट्यूट, जैसे वोकेबलरी एजुकेशन है, जो एजुकेशन हमारे बेसिक्स लेवल का था वो पहले उन्होंने खुद स्टार्ट किया। ओके, क्योंकि पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो उनकी जो स्कूल पॉलिसी चलती थी, लेकिन यहाँ में उसके अगेंस्ट जाके प्राइवेट, जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरीके से स्टार्ट किया। ओके, अब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स किस तरीके से है उसको समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेन गुड्स वॉज हेल्ड बिटवीन द 21 एंड 22। मतलब कि 21 और 22 के बीच में जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। मतलब कि इस टाइम पे जो हमारे इंडियन जितनी भी चीज़ें थी, मतलब इंडिया के जितने क्लोथ्स बनाने वाले थे या जो हैंडलूम वाले थे, उनका मार्केट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। एंड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू डील द फॉरेन गुड्स। और मर्चेंट्स जितने भी थे, मतलब जितने व्यापारी जितने भी थे, बिजनेसमैन, उन्होंने क्या किया, फॉरेन के गुड्स को खरीदने से मना किया, जो इंडियन था उसी को मार्केट में फैला रहे थे। मतलब समझो कि ये सिचुएशन किस तरीके से पूरी ऑल ओवर इंडिया ने एक्सेप्ट की थी। ओके, अब चलो आगे हम बात करते हैं। हम अभी देख लेते हैं इसमें, नेशनलिज्म इन इंडिया इन द, हाँ, ये बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू की। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू वेंट अराउंड द विलेज ट्राइंग द अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस इन द इशू ऑफ पीसेंट्स। मतलब कि जो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे, मतलब जितने भी खेती करने वाले फार्मर्स थे, तो उन सब के जो प्रॉब्लम्स थी उसको जवाहरलाल नेहरू ने समझा। एंड विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस ऑफ किसान सभा वेयर सेटअप अराउंड द एरिया। मतलब कि उन्होंने क्या किया, 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा किसान सभा की, मतलब किसानों की प्रॉब्लम्स को समझे। क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसमें 51, मतलब कि आप देखो कि एटलीस्ट 90% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, जितनी भी टोटली पॉपुलेशन थी उसमें से 90% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे। मतलब सारे हमारे जितने भी पहले हमारे लिए जो डेवलपमेंट का रिसोर्स क्या था, एग्रीकल्चर। हम पहले खेती बाड़ी करते थे ना, पहले के ज़माने में लोग तो दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। तो उन्होंने कितने 300 एटलीस्ट सभा की। द मूवमेंट इन अवध बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ, जो अवध है वो पार्ट बन गया इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका। ओके, एंड 21 एंड द हाउस ऑफ तालुकादार्स एंड द मर्चेंट्स हैव अटैक्ड द bazaars were looted and the grains hoarders were taken over. The many local leaders declared the Gandhi wanted non-payment of tax and that the land of had the डिफिजन एंड इक्वली अमोंग द पुअर। मतलब कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म किया जाता था, बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट चले गए, किसी ने बाजार में प्रोटेस्ट करते। तो गांधी जी ने एक बात बोली थी कि जो वायलेंस करेगा उसके साथ मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। तो गांधी जी कभी वायलेंस के सपोर्ट में नहीं थे। मतलब जिन्होंने वायलेंस किया, जैसे बाजार में जाके चोरी की, नहीं वो दंगा करते हैं, दंगा करके सारी चीज़ों को लूट लेते हैं, तो उसमें गांधी जी ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, मतलब उनके साथ नहीं थे। दैट्स क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हुई। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पूर्ण स्वराज है, ठीक है,
या जो स्वराज की बात की है, तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़ एंड द लेफ्ट ऑफ कंडीशन एंड द हेडेड होम। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने घर वर छोड़ के सारे लोगों के साथ जुड़ने लगे। ये सारी एक प्रोसेस है। ठीक है, द बिलीव दैट गांधी राज इज कमिंग एंड द विल बी विद द विलेजेस, मतलब कि सभी लोग बोलने लगे कि अभी तो ये जो ब्रिटिशर्स है उनका रूल फिनिश होने वाला है, अभी गांधी राज स्टार्ट होगा। मतलब कि सभी लोग लॉ के साथ, मतलब कानून के साथ, हम के कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से, सच्चाई से किसी चीज़ को लड़ेंगे। ये सारी किसकी बात थी? गांधी जी की। ओके, they were not available to reach a home, they were the catch out by the police and they were the necessary between. Vision of the movement were not defined by the Congress, workers and the tribes interested in the Swaraj in the own term. मतलब कि पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज वाली क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो मैंने आपको फर्स्ट आपको जो आगे पिक्चर में दिखा है जवाहरलाल नेहरू, वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान का जो भी पार्ट है, ठीक है, इस जो पाकिस्तान का पार्ट है, तो पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, वहाँ पे रावी नदी के जो रावी रिवर है उसके बैंक पे वो इंडियन फ्लैग को फर्स्ट टाइम फ्लाई कराते हैं एंड वो उस टाइम पे बोलते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मीनिंग क्या है? मतलब कि हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हमें टोटली इंडियन गवर्नमेंट चाहिए, मतलब कि हमारे सारा रूल हम खुद कंट्रोल करें, हमें किसी के अंडर रहने की नीड नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। महात्मा गांधी भी और जवाहरलाल नेहरू, मतलब पूरे इंडिया के लोग यही बात करने लगे कि अभी तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें किसी के अंडर नहीं रहना है। दैट्स मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मीनिंग क्या है? कि हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते। ओके, हाँ, तो जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो जो स्टॉप होने के मेन रीज़न कौन कौन से हैं? तो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट स्टॉप हुआ उसका मेन रीज़न है छोरा छोरी। ये छोरा छोरी इंसिडेंट होता है 6 Feb 1922। ठीक है, तो अभी ये जो छोरा छोरी इंसिडेंट क्या था, तो इस इंसिडेंट में ये हुआ कि छोरा छोरी के जो छोरा छोरी नामक स्थान है यूपी के अंदर, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उनको रोका, मतलब कि पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको वहाँ पे रोका गया। तो पुलिस स्टेशन में जाके लोगों ने पुलिस स्टेशन को फायर कर दिया, पूरा जला दिया गया। उसके बाद उसके अंदर जो 23 पुलिसमैन थे उनको भी वहाँ पर मार दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा अज्ञात होता है, मतलब कि इस इंसिडेंट, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस पर्सन थे, उनको वायलेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैप शो किया। ये सीबीएसई बोर्ड में मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ओके, जो छोरा छोरी के बाद जो महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट को स्टॉप कब करते हैं, तो 11 Feb 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा इस बारडोली में इस मूवमेंट को स्टॉप किया जाता है। इसके बाद जो कांग्रेस के दूसरे लीडर्स होते हैं वो महात्मा गांधी से नाराज होते हैं कि इतना सक्सेसफुल मूवमेंट आपने स्टॉप क्यों किया। ओके, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इंडिया। इस मूवमेंट में आपको ये सारी बातें समझाई गई है कि जो फर्स्ट जो सक्सेसफुल नेशनल लेवल का जो मूवमेंट था वो फर्स्ट मूवमेंट कौन सा था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, मतलब महात्मा गांधी ने फॉरेन गुड को मतलब बॉयकॉट करने की बात की, जो हमारी स्वदेशी चीज़ है उसको अपनाने की बात की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।